हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साइंस की दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज अपन सोपड़ा साफ करने वाले हैं रसायन विज्ञान क्लास 10th। जो 4 पार्ट है, चारों पार्ट की आज तबाही एकदम अच्छे से होगी। तो आज का अपना जो पहला प्रश्न है मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पूर्व रेगमाल से क्यों रगड़ा जाता है। देखो, मैग्नीशियम रिबन का इनका रासायनिक समीकरण Mg+O2, तो ये बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, श्वेत रंग का जो ऑक्साइड होता है, श्वेत रंग का, ये श्वेत रंग की चूर्ण होती है। और इसको जलाने से पूर्व साफ किया जाता है क्योंकि उस पर जो कुछ आवरण पाया जाता है, उस आवरण को हटाया जाता है, उसके बाद में वो क्या करेगी, जलेगी। ठीक है, तो इन पर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो सुरक्षात्मक परत को हटाने के लिए इसको क्या किया जाता है, रेगमाल की सहायता से रगड़ा जाता है। चलिए, सेकंड क्वेश्चन अपना है मैग्नीशियम रिबन के दहन के बाद प्राप्त होने वाला श्वेत चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है। वो है Mg+O2, क्या होगा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड श्वेत रंग का चूर्ण होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है, जब दानेदार जिंक पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, दानेदार जिंक Zn+H2SO4 इसके साथ अभिक्रिया कराते हैं तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है जी, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस के पास यदि जलती हुई मोमबत्ती ले जाते हैं तो ये फटफट की ध्वनि के साथ जलती है। तो कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, किसी रासायनिक अभिक्रिया की पहचान निम्न में से किस आधार पर की जा सकती है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है, किस आधार पर की जाती है। अवस्था परिवर्तन होता है तो भी की जाती है, रंग में परिवर्तन होता है तो भी कर सकते हैं, यदि गैसों का उत्सर्जन हो रहा है और तापमान में परिवर्तन हो रहा है तो भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। यह है, द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का निर्माण होता है, द्रव्यमान का विनाश होता है, द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न विनाश होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होने वाला है इसका। चलिए, अगला प्रश्न है, बिना बुझे हुए चूने यानी कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है जी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में क्या निकलती है, उष्मा। क्या निकलती है, उष्मा। इस कारण इसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं और संयोजन अभिक्रिया भी कहते हैं, संयोजन एवं उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। बात समझ में आ गई क्या। चलिए, अगला प्रश्न है, कह रहा है श्वसन को एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों माना जाता है। जो श्वसन होती है वो आपको पता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जो ग्लूकोज अणु है ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनाते हैं। तो क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का उपयोग होता है, क्योंकि इसमें ग्लूकोज के टूटने से ऊर्जा मुक्त होती है, ग्लूकोज के टूटने से क्या होती है, ऊर्जा मुक्त। इस कारण इसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। चलिए, अगला प्रश्न है, फेरस सल्फेट FeSO4.7H2O के क्रिस्टल को गर्म करने पर ये जो जल के अणु हैं वो तो क्या हो जाएंगे, उड़ जाएंगे, वो तो फुर हो जाएंगे, उसका रंग बदल जाता है। ये किस अभिक्रिया के कारण होता है। जब फेरस सल्फेट होता है, फेरस सल्फेट डॉट 7H2O, जब इसको गर्म करते हैं तो जल के अणु तो उड़ जाते हैं, पीछे बता है जो फेरस सल्फेट इसको गर्म करेंगे तो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 ये गैसें बनेगी। ठीक है, और ये कौन सी अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है या अपघटन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया। बात समझ में आ गई क्या ये। चलिए, अगला प्रश्न है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ में आ गई क्या। हेलो डियर, इधर देखो आगे। अगला प्रश्न है, बिना बुझे हुए चूने की, ये CaOH का होल्ट वाइज कर लेना, या हाँ बिना बुझे हुए चूने सही है एकदम। बिना बुझे हुए चूने की जल के साथ अभिक्रिया यानी CaO की H2O के साथ अभिक्रिया से क्या बनता है, वो बनता है क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। नहीं जी,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना बनेगा, तो क्या बनेगा, बुझा हुआ चूना बनेगा, बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है दीवारों पर, किस पर, दीवारों की सफेदी करने के लिए 2 या 3 दिन के बाद चमक आने का मुख्य कारण क्या है, किस कारण चमक आ जाती है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, कौन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, वो किसके साथ, वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लगा है, कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत बना लेता है, जिसके कारण दीवारें क्या कर जाती है, चमचमा उठती है, तो कैल्शियम कार्बोनेट की परत बनना। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है श्वसन को उष्मा से भी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, क्योंकि क्योंकि भोजन के टूटने से क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलो अगला प्रश्न, अभिक्रिया, अभिक्रिया है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, और ये है जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड का क्या हुआ है, अपचयन हुआ है, क्या हुआ है, अपचयन, और कार्बन का क्या है, उपचयन, क्या हुआ है, उपचयन। बात समझ में, किसका उपचयन हुआ है, तो उपचयन किसका हुआ है, कार्बन का, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलो जी अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है चिप्स की थैली में से, चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन हटाकर कौन सी गैस भरी जाती है भाई, कौन सी भरी जाती है, वो भरी जाती है नाइट्रोजन, कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। प्रवीण समझ में आ गई क्या ये बात। चल अगला प्रश्न देख, सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर जो AgCl होता है, सिल्वर क्लोराइड होता है AgCl, उसको सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखेंगे तो क्या बनेगा, सिल्वर बनेगा प्लस क्लोरीन बनेगा, तो ये 2AgCl है 2Ag, ठीक है, सिल्वर और क्लोरीन बनेगा। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, कौन सी अभिक्रिया है, वियोजन है, वियोजन है, या इसे प्रकाशीय वियोजन भी कहते हैं। बात समझ में आ गई क्या। चलो नेक्स्ट अगला है, अगला प्रश्न है संक्षारण, संक्षारण के कारण चांदी पर किस रंग की परत चढ़ जाती है, काली रंग की, हरी रंग की, लाल रंग की, कौन सी, काली रंग की, सिल्वर सल्फाइड के कारण, किसके कारण, सिल्वर सल्फाइड के कारण। अगला ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो, उसे क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया, क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, समझ में आ गई बात। हाँ तो देखो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड दिख रहा है आपको, ये जल दिख रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है और साथ में उष्मा, इसे संयोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। और कौन सी अभिक्रिया हो सकती है, ये उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। कोयले का देन, कोयले का देन C+O2, तो क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी बोर्ड में प्रश्न पूछा जाता है कि भाई कोयले के देन का रासायनिक समीकरण लिखिए। अगला प्रश्न देखो, अगली चीज, ये चीज है प्राकृतिक गैस का दहन का रासायनिक समय, तो CH4 है, कौन, CH4 को यदि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जल और क्या बनाएगा, उष्मा या ऊर्जा, इसे उष्मा सेपी अभिक्रिया भी कहते हैं, क्या कहते हैं, उष्मा सेपी। ये भी प्रश्न बोर्ड में पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखो, अगला है देखो ये ग्लूकोज वाला, ये C6H12O6 प्लस 6O2 कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा बनती, ये भी कैसी अभिक्रिया है, उष्मा सेपी। ये श्वसन का रासायनिक समीकरण है, श्वसन का रासायनिक समीकरण है, श्वसन का। अगला नेक्स्ट, अगला कह रहा है फेरस सल्फेट, जब फेरस सल्फेट को क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो ये Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड बनता है, SO2SO3, ये उसमें वियोजन अभिक्रिया, कौन सी, उसमें वियोजन अभिक्रिया है। अगली कैल्शियम कार्बोनेट, जब चूना पत्थर को क्या किया जाता है, गर्म किया गया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, ये भी कौन सी अभिक्रिया है, उसमें वियोजन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण है। आगे ये जो लेड नाइट्रेट है, देखो लेड नाइट्रेट है, ये लेड नाइट्रेट है, जो ये लेड नाइट्रेट दिख रहा है आपको, इसको जब है क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है तो लेड ऑक्साइड
प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस बनती है। ये भी कौन सी अभिक्रिया है? तापीय वियोजन अभिक्रिया है। आगे, जब सिल्वर ब्रोमाइड, इसे कहते हैं सिल्वर ब्रोमाइड, क्या कहते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड को क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है या फिर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रख दिया जाता है, तो ये क्या बनाएगा? सिल्वर प्लस ब्रोमीन। क्या बनाएगा? सिल्वर प्लस ब्रोमीन, ये ब्रोमीन बनाता है। ठीक है। अब ये है अगला, फेरस। देखो ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आयरन है और ये कॉपर सल्फेट है। आयरन की कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ये आयरन है जो कॉपर को क्या कर देता है? प्रतिस्थापित कर देता है और फेरस सल्फेट और कॉपर बनाता है। तो इसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये और दिख रहा है आपको, ये रासायनिक अभिक्रिया दिख रही होगी, जिंक की कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया। और तो यहाँ पर भी ये जिंक कॉपर को क्या कर देता है? प्रतिस्थापित। और जिंक सल्फेट और क्या बनाता है? कॉपर बनाता है। ये भी कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन। ये भी कौन सी अभिक्रिया? यहाँ पर लेड की कॉपर क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, तो ये लेड क्लोराइड और कॉपर बनाता है। विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया है। अगला बर्तन, अगला देखो यहाँ पर ये आपको द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण दिख रहा होगा। सोडियम सल्फेट की बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो यहाँ पर देखो सोडियम के पास क्लोराइड आ जाएगा, ये सोडियम के पास क्लोराइड आ गया और ये बेरियम के साथ कौन आ गया? सल्फेट। तो उनके बीच किनका आदान प्रदान हो गया? आयनों का। तो ये बेरियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड बनेंगे। ये कौन सी अभिक्रिया है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये इसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। बेरियम सल्फेट है जो नीचे तली पर क्या हो जाता है? अवक्षेपित हो जाता है। आगे, यहाँ पर कॉपर प्लस ऑक्सीजन, इसको जब गर्म करते हैं तो क्या बनाता है? कॉपर ऑक्साइड। क्या बनाता है भाई? कॉपर ऑक्साइड बनाता है, कॉपर ऑक्साइड। और यहाँ पर कॉपर का क्या हुआ है? उपचयन। क्या हुआ है? उपचयन। तो यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? उपचयन अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है। जिसके अंदर ऑक्सीजन की वृद्धि हो तथा हाइड्रोजन की कमी हो उसे क्या कहते हैं? उपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिसके अंदर अपचयन और उपचयन दोनों क्या हो? साथ साथ, उसे क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। आगे आगे आपको जो ये एग्जाम्पल दिख रहा होगा, यहाँ पर एग्जाम्पल दिख रहा होगा आपको। देखो यहाँ पर देखो कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड कॉपर में बदल रहा है, यानी यहाँ पर इसका क्या हुआ है? कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हुआ है। और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का क्या हुआ है? उपचयन हुआ है। क्या हुआ है? उपचयन। तो इसे कौन सी अभिक्रिया कह सकते हो आप? रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण कह सकते हो, क्योंकि इसके अंदर अपचयन भी हो रहा है और उपचयन भी हो रहा है। आगे यहाँ पर देखो, यहाँ पर जिंक ऑक्साइड का क्या हुआ है? जिंक ऑक्साइड का क्या हुआ है? अपचयन हुआ है। क्या हुआ है? अपचयन हुआ है। और कार्बन का क्या हुआ है? उपचयन हुआ है। क्या हुआ है? उपचयन। तो इसके अंदर भी कौन सी अभिक्रिया है? रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? रेडॉक्स अभिक्रिया है। आगे, मैग्नीज ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड मैग्नीशियम क्लोराइड में बदल रहा है। यहाँ पर ऑक्सीजन की क्या हुई है? कमी। तो कौन सी अभिक्रिया होगी? अपचयन। कौन सी? अपचयन। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसका HCl है जो किस में बदल रहा है? Cl2 में। यहाँ पर हाइड्रोजन की क्या हो रही है? कमी। तो कौन सी अभिक्रिया होगी? बताओ। उपचयन। कौन सी अभिक्रिया होगी? उपचयन। अगला देखो, दूसरे पार्ट के पर्सन आ चुके हैं आपके बीच, फोटो मेरी खींच। चलो, पर्सन कह रहा है अम्लों का स्वाद कैसा होता है भाई? अम्लों का स्वाद कैसा होता है? कड़वा? कड़वा नहीं, कड़वा किसका होता है? क्षार का होता है। खट्टा किसका होता है? कैसा होता है? खट्टा होता है अम्लों का स्वाद। अगला अगला कह रहा है कि भाई नीला लिटमस पत्थर जब अम्ल के संपर्क में आता है, कौन सा? नीला लिटमस। देखो अम्ल है जो नीले लिटमस को कैसा कर देता है? लाल कर देता है। कैसा कर देता है? लाल। अम्ल है जो नीले लिटमस को कैसा कर देता है? लाल कर देता है। तो नीला लिटमस अम्ल के संपर्क में आता है तब किस रंग का हो जाता है? लाल हो जाता है। कैसा हो जाता है भाई? लाल हो जाता है। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न कह रहा है लिटमस विलियन किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? जो लिटमस विलियन है किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? हाइड्रेजिया से? नहीं जी। पेटूनिया से? नहीं जी। लाइकेन से? बिल्कुल बिल्कुल। तो हाइड्रेजिया पेटूनिया ये कैसे सूचक है? प्राकृतिक। ठीक है जी। चलो अगला प्रश्न है,
गंधीय सूचक का उदाहरण कौन सा है? बताओ यहाँ से गंधीय सूचक, जो गंधीय सूचक है कौन सा उदाहरण है? गंधीय सूचक का होता है प्याज, लौंग का तेल, लौंग का तेल, और कौन सा होता है भाई? वेनिला। कौन होता है? वेनिला। ये किसके उदाहरण हैं? गंधीय सूचक का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होने वाला प्याज किसका उत्तर है? गंधीय सूचक का। अगला अगला प्रश्न कह रहा है कि भाई जब कौन अम्ल धातु से अभिक्रिया करते हैं? किससे अभिक्रिया करते हैं? धातु। देखो जैसे अम्ल H2SO4 है, ये अम्ल है, ये किससे अभिक्रिया करेंगे? जिंक धातु से। तो क्या बनाएगा? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो कौन सी गैस मुक्त करते हैं? हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलो जी आगे आगे बैंड बाजा, पीछे है बाराती। अगला वर्ड, सफेद कपड़े पर लगे सब्जी के दाग। देखो अपने आपको पता है कभी अपन जिम में जाते हैं तब उस समय आपको पता है सफेद कपड़े पर पीला पीला दाग लग जाता है, तेल का लग जाता है या नहीं लग जाता है? तो अपन जैसे ही क्या करते हैं, इस पर लगाते हैं साबुन। क्या लगाते हैं? साबुन लगाते हैं। जब साबुन रगड़ते हैं तो उसका रंग कैसा हो जाता है? भूला भूला हो जाता है, लाल भूले रंग का हो जाता है। लाल पहले तो थोड़ा थोड़ा भूरा होता है, फिर क्या हो जाता है? धीरे धीरे लाल रंग का होने लगता है। ऐसा लाल रंग का थोड़ा सा मिक्सअप, तो किस रंग का हो जाता है? लाल भूरा, भूरा लाल, भूरा लाल। नाम कहिए भूरा लाल, भूरा राम नहीं, भूरा लाल है। अगला पर्सन है भाई, अगला पर्सन है कह रहा है जिंक की सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जिंक की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया होने पर कौन सा लवण बनता है? देखो जिंक की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया, जब आपको पता है धातु क्षारों के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है? लवण। क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लवण। और लवण के रूप में यहाँ पर क्या बनेगा? सोडियम जिंकेट। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। क्या बनेगा? सोडियम जिंकेट। Na2NaZnO2, NaZnO2 सोडियम जिंकेट बनेगा। क्या बनेगा? सोडियम जिंकेट। अगला प्रश्न, अगला है इनमें से कौन सा एक कृत्रिम सूचक है? बताओ कृत्रिम सूचक कौन सा है? हल्दी है क्या? ये प्राकृतिक सूचक है। कैसा सूचक है? प्राकृतिक। लिटमस है क्या? ये भी प्राकृतिक सूचक। मिथाइल ऑरेंज, जी हाँ मिथाइल ऑरेंज कैसा सूचक है? प्राकृतिक। कैसा है? कृत्रिम सूचक है। ठीक है। और कृत्रिम सूचक कौन सा होता है? फिनोलेफ्थलीन। लाल पत्ता गोभी प्राकृतिक सूचक। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है पीएच स्केल पर किसी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है जी? 7 होता है। कितना होता है? 7। 14 किसका होता है? 14 किसका होता है? NaOH का। ठीक है। एक किसका होता है? 1.2 जठर रस का। किसका? जठर रस का। 2.2 किसका होता है? नींबू रस का। किसका होता है? नींबू रस का। मिल्क और मैग्नीशियम का कितना होता है? 10 होता है। कितना होता है? 10 होता है। रक्त का पीएच कितना होता है? 7.4 होता है। हमारे शरीर परास कितने के बीच कार्य करती है? शरीर परास 7 से 7.8 का। अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.5 से कम या 5.6 से कम? 5.6 से कम। आगे, जल में अम्ल, किसमें? जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता में क्या हो जाती है? कमी। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तनुकरण कहते हैं। क्या कहते हैं जी? तनुकरण कहते हैं। ठीक है, चल रहे। अगला, जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहा जाता है? क्षार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षार कहा जाता है। जो जल के अंदर घुलनशील होगा उसे क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। लेकिन सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं, लेकिन जो जल में घुल जाएगा वो OH माइनस देगा, उसे क्या कहेंगे? क्षार कहेंगे। क्या कहेंगे? क्षार। आगे, अगला प्रश्न है ग्लूकोज और एल्कोहल का विलयन विद्युत का चलन क्यों नहीं करता है? क्यों नहीं करेगा भाई? क्योंकि ये जल में घुल करके मुक्त आयन या H+ आयन नहीं देते हैं। इस कारण ये विद्युत का चालन नहीं करते, क्योंकि वे आयन उत्पन्न नहीं करते हैं। ठीक है, चलो अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है धात्विक ऑक्साइड। कोई भी धात्विक ऑक्साइड है जैसे कॉपर ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? धातु ऑक्साइड कैसे होते हैं? जो धातु ऑक्साइड है, धातु ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय। कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं धातु ऑक्साइड। और अम्लीय कौन होते हैं? अम्लीय ए धातु ऑक्साइड। ए धातु ऑक्साइड, ए धातु ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। धातु ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय। बात समझ में आ गई? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला अगला है अम्ल और क्षार की आपसी अभिक्रिया से लवण और जल बनता है। जैसे अम्ल ले लिया, HCl अम्ल है, क्षार है NaOH, तो क्या बनेगा जी? क्या बनेगा? लवण तथा जल, NaCl प्लस H2, लवण और जल का निर्माण होगा। तो कौन सी अभिक्रिया होगी? कौन सी अभिक्रिया होगी? उदासीनीकरण। अगला अगला प्रश्न कह रहा है क्या कह रहा है? कह रहा है चूने के पानी यानी CaOH का होल ट्वाइस में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर वह दूधिया हो जाता है। ये किस पदार्थ के कारण, किस पदार्थ के बनने के कारण होता है? बताओ जी, बताओ जी। देखो आपको पता है जब चूने के पानी के अंदर क्या डालेंगे अपन? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या डालेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो किस कारण दूधिया हो जाता है? बताओ। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, या कैल्शियम ऑक्साइड, या कैल्शियम क्लोराइड? बताओ। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट के कारण दूधिया किस कारण हो जाता है? तो अपन का आपको पता है कि भाई यार ये तो साहित्य होगा, ऐसा नहीं लगता है, लेकिन ऐसा लगना चाहिए। तो ये आप जो भी सोच रहे हो वो गलत है। ये अभिक्रिया आपको पता है हमने कहाँ पढ़ी? पहले पार्ट में। कहाँ पढ़ी? पहले पार्ट के अंदर पढ़ी। तो ये आंसर नहीं होगा। कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होने वाला। आपको पता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ आपको वातावरण के साथ कार्बन डाइऑक्साइड है वो अभिक्रिया करता है तो कौन सी परत बना लेता है? कैल्शियम कार्बोनेट। वही अभिक्रिया है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, बी नहीं होगा। अगला प्रश्न है कि भाई जब अम्ल किसी धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस से उत्पन्न करता है? बताओ। कोई भी धातु कार्बोनेट के साथ कोई अम्ल अभिक्रिया करेगा, कोई भी अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है, जैसे H2SO4 है, ये किसके साथ अभिक्रिया करूं? धातु कार्बोनेट Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? लवण बनाएगा, जल बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। कौन सी गैस बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। देखो यहां पर क्या बनेगा? लवण के रूप में क्या बनेगा? लवण के रूप में एक तो जल बनेगा, एक CO2 बनेगा, और लवण के रूप में क्या बनेगा? क्या बनेगा? हाँ बताओ। Na2SO4 Na2SO4 यही बनेगा? बताओ यही बनेगा क्या? अरे बताओ तो, यही बनेगा ना? ओ गुड मॉर्निंग सर, देखिए सही है एकदम। आगे मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, जब अम्ल धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते तो कौन सी गैस देते हैं? CO2 गैस ही देते हैं। कौन सी गैस देते हैं? CO2 गैस ही देते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखना कान खोल के। ठीक है, गुड मॉर्निंग। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका। यदि ऐसा टिक लगाओ कि वस्तु क्या कर जाए? सिरक जाए। तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिट्रिक किम पाया जाता है? नींबू संतरा में। नींबू संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक। टार्ट्रिक किस में पाया जाता है? इमली में। किस में पाया जाता है? इमली में पाया जाता है टार्ट्रिक। आगे एसिटिक इलेक्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? दूध या दही में। दूध या दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, जबकि यह धात्विक ऑक्साइड कैसी प्रकृति होती है? अम्लीय। कैसी होती है? अम्लीय। अगला प्रश्न
अगला प्रश्न है दांतों का से। दांतों का से तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच मान से कम होता है। दंत से देखो 7 से कम, 6.5 से कम, 4.5 से कम, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला। जब मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाता है तब मुंह के अंदर जो भी हमारे दांत उपस्थित होते हैं वो क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे उनका सरण शुरू हो जाता है। दांतों की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, दंतवल्क या इनेमल। चलो अगला प्रश्न है शुक्र ग्रह का वायुमंडल किन बादलों से बना हुआ है जिसका कारण वहां जीवन संभव नहीं है। वो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत एवं पीले बादल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होने वाला। ये आपके दूसरे पार्ट के अंदर डिब्बे में दे रखा है, एक पार्ट डिब्बे में दे रखा है ये। ठीक है, आगे अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा पदार्थ, इनमें से कौन सा पदार्थ एंटा एसिड है भाई। इनमें से कौन सा पदार्थ है जो एंटा एसिड है। एंटा एसिड, एंटा एसिड जिसे प्रति अम्ल भी कहते हैं, प्रति अम्ल भी कहते हैं, के रूप में अपच के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। सोडियम क्लोराइड का नहीं जी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, पीएच मान कितना होता है, 10 होता है। इसका प्रयोग किया जाता है एंटा एसिड के रूप में, प्रति अम्ल के रूप में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है नेटल के डंक में, नेटल के डंक वाले बाल में कौन सा अम्ल पाया जाता है जिससे जलन और दर्द होता है। बताओ कौन सा होता है, कौन सा होता है, वो होता है मेथेनोइक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल किसमें होता है, ओहो टमाटर बड़े मजेदार, टमाटर में। टार्ट्रिक इमली में होता है। ठीक है, सिट्रिक, सिट्रिक किसमें होता है, सिरका में है। किसमें होता है, नींबू संतरा में। किसमें होता है, नींबू प्लस संतरा में पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, हमारे पेट में भोजन के पाचन के लिए कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। जो हमारा पेट होता है वो खाता है रोटियां का जेठ। जो हमारा पेट होता है, पेट के अंदर आंतरिक सतह पर कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है, जठर। कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है, जठर। जठर ग्रंथ, जठर रस का पीएच मान कितना होता है, 1.2 होता है। इसके अंदर कौन सा अम्ल होता है, एचसीएल अम्ल। कौन सा अम्ल होता है, एचसीएल, जो भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है और आए हुए जीवाणु को क्या करता है, तोड़ता है। निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में बदलता है। कौन, एचसीएल। चलो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आता है कि भाई बेकिंग सोडा को गर्म करने पर, किसको, जब बेकिंग सोडा को क्या करेंगे, गर्म करेंगे, यानी NaHCO3 को क्या करेंगे, गर्म कर दे, गर्म, तब कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है जिप्सम को, जो जिप्सम होता है उसको किस ताप पर गर्म करने पर, किस ताप पर गर्म करने पर वह प्लास्टर ऑफ पेरिस में जाता है, जाता है। देखो CSO4.2H2 ये किसका सूत्र होता है, जिप्सम का। इसको 373 केल्विन ताप पर गर्म करेंगे तो ये CSO4.12H2 बनेगा, प्लस ये डेड जल का अणु क्या कर जाएगा, फुर हो जाएगा, उड़ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए चलिए अगला प्रश्न है कॉपर सल्फेट के एक सूत्र इकाई में जल के कितने अणु होते हैं। जो कॉपर सल्फेट होते हैं उनके एक सूत्र इकाई में, या इसे नीला थोता भी कहते हैं, क्या कहते हैं, नीला थोता। इसके अंदर कितने होते हैं, जल के अणु 5 होते हैं। कितने होते हैं जी, 5। अब आपको पता है जिप्सम CSO4, उसके अंदर भी कितने जल के अणु होते हैं, 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2। FeSO4.7H2 हरा कैसिस, इसके अंदर भी कितने होते हैं, 7 होते हैं। कितने होते हैं, 7। ठीक है जी, चलो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि भाई धोने का सोडा, कौन सा सोडा, धोने का सोडा। ये धोने का सोडा है, किसको धोया जाता है, तुमको दूं क्या मैं थोड़ा सा धोने के सोडे से, वॉशिंग पाउडर या वॉशिंग सोडा का सही रासायनिक सूत्र क्या है। तो धोने का सोडे का सूत्र होता है Na2CO3.10H2। इसके अंदर जल के अणु कितने हैं, 10। कितने हैं, 10। तो ये इसका आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी। ये किसका होता है बताओ, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट।
यानी जिसे क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा कहते हैं। और ये CaOCl2 इसे क्या कहते हैं, विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण कहते हैं इसे। NaOH इसे कौन सा सोडा कहते हैं, कास्टिक सोडा। कौन सा सोडा, कास्टिक सोडा कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसकी पीएच मान कितनी होती है, 14 होती है, एक प्रबल क्षार होता है। अगला नेक्स्ट पर्सन है पीएच पर, जो पीएच स्केल होती है, पीएच स्केल, ये मानो कि पीएच स्केल है, पीएच स्केल है, पीएच स्केल, उसके ऊपर 0 से लगाकर 14 तक मान होते हैं। 0 से 7, 0 से 7 तक तो होता है अम्लीय, कैसा होता है, अम्लीय। तो 7 से 14 कैसा होता है, क्षारीय। और 7 पर कैसा होता है, उदासीन, क्या होता है, उदासीन। तो 0 से 7 के बीच का मान क्या दर्शाता है, अम्लीय प्रकृति, क्या दर्शाता है, अम्लीय। अगला पर्सन है जी, अगला पर्सन देखो, क्षार किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं, जो अम्ल, जो अम्ल में घुलनशील होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, क्षार। या जो जल में घुलनशील सारक हो, जो जल में घुलनशील सारक हो, जो स्वाद में खट्टा हो, जो नीले लिटमस को क्या कर दे, लाल कर दे, ठीक है। ये क्या नीले को लाल करेगा, क्या अम्ल करते हैं नीले को लाल। जो स्वाद में खट्टे होते हैं, क्या, नहीं जी। आगे जो अम्ल में घुलनशील होते हैं, क्या, नहीं जी। अब जो जल में क्या होंगे, घुलनशील सारक को क्या कहते हैं, क्षार। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे लिटमस, लिटमस का प्राकृतिक रंग क्या होता है, जो जब वे ने तो अम्लीय होता है और नहीं क्षारीय। प्राकृतिक रंग क्या होता है, बैंगनी होता है। कैसा होता है, बैंगनी होता है, बैंगनी। हाय बैंगन। आगे देखो, अगला प्रश्न है, जब सांद्र अम्ल को जल में मिलाया जाता है, जब सांद्र अम्ल को किस में मिलाया जाता है, जल में मिलाया जाता है, तो ये प्रक्रिया कैसी होती है, क्या उष्मा शोषी होती है, क्या, नहीं। क्या उष्मा सेपी होती है, क्या, बिल्कुल। कौन सी अभिक्रिया होती है, उष्मा सेपी। जब अम्ल को जल में मिलाएंगे तो उष्मा क्या होगी, निकलेगी। आगे अगला प्रश्न है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट के विभिन्न रूप कौन से। देखो, चूना पत्थर को भी क्या कह सकते हो, कैल्शियम कार्बोनेट। खड़िया को भी क्या कह सकते हो, कैल्शियम कार्बोनेट। संगमरमर को भी क्या कह सकते हो, कैल्शियम कार्बोनेट। मार्बल भी कहते हैं संगमरमर, मार्बल, है ना। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न है भाई, अगला प्रश्न है भाई, अगला प्रश्न है, अगला धातु का वे गुण, धातु का वे गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर पतली चादर के रूप में बदला जा सकता है, जिसको पीट करके पतली चादर के रूप में बदला जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, आघात वर्धनीयता। क्या कहते हैं, आघात वर्धनीयता। जिसके खींच करके पतले तार के रूप में बदला जा सकता है उसे क्या कहते हैं, तन्यता। क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। वो जैसे चोट पहुंचाने पर वो ध्वनि उत्पन्न करती है उसे क्या कहते हैं, ध्वनिकता। जो सुतम अवस्था में चमकती है उसे क्या कहते हैं, ध्वनिक चमक। अगला अगला प्रश्न है, कह रहा है भाई सामान्य ताप पर, सामान्य ताप पर कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में होती है, वो कौन सी होती है, मरकरी। कौन सी होती है, मरकरी। ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर किस अवस्था में होती है, द्रव में। एक ऐसी धातु भी है जो द्रव अवस्था में होती है, वो कौन सी होती है, ब्रोमीन। कौन सी होती है, ब्रोमीन। यहाँ पर धातु दे रखा है तो धातु कौन सी हो जाएगी, मरकरी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है सबसे अधिक आघात वर्धनीयता धातुएं कौन सी है, सर्वाधिक चादर के रूप में बदलने वाली धातु कौन सी हो सकती है। क्या सोना और चांदी, तांबा और लोहा, एल्यूमिनियम और जिंक, सोडियम और पोटेशियम। तो ऑप्शन नंबर सी ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। सोना और चांदी होते हैं सर्वाधिक आघात वर्धनीय भी होते हैं और तन्य भी होते हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है, कह रहा है कौन सी ए धातु चमकदार होती है। ऐसी ए धातु जो कौन सी होती है, क्या होती है, चमकदार। आयोडीन ऐसी ए धातु है जो कैसी होती है, चमकदार होती है, चमकदार होती है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है, क्या कार्बन का वे अपरूप जो विद्युत का सुचालक होता है। कार्बन के दो अपरूप होते हैं, एक क्रिस्टलीय और एक क्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय के अंदर हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन होता है। जो ग्रेफाइट होता है वो विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। हीरा है जो सर्वाधिक कठोर होता है। क्या होता है, सर्वाधिक कठोर होता है, सर्वाधिक कठोर होता है।
ठीक है। अगला प्रश्न है, कह रहा है उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण कौन सा है। उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है, एक तो उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण Al2O3 होता है, एक होता है जिंक ऑक्साइड। तो यहाँ पर Al2O3 उभयधर्मी ऑक्साइड है। अगला प्रश्न देखो, किन दांतों को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। देखो एक ले शेप को क्या किया जा सकता है, आसानी से काटा जा सकता है। लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है, धातुओं को पतले चार्ज के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं, कठोरता कहते हैं क्या, नहीं, वो कहते हैं डक्टिलिटी, तन्यता कहते हैं, क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं, डक्टिलिटी। चलो अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु भाप के साथ अभिक्रिया करती है लेकिन ठंडे या गर्म जल के साथ नहीं। देखो कानाकाका, जो कानाकाका है, कानाकाका ये किसके साथ अभिक्रिया करते हैं, ठंडे जल के साथ, किसके साथ, ठंडे जल के साथ। और जो मांगकाका है वो किसके साथ अभिक्रिया करते हैं, गर्म जल के साथ, किसके, गर्म। जो पुष्पा बाहु है, कौन है, पुष्पा बाहु है, वो किसके साथ अभिक्रिया करते हैं, भाप के साथ, किसके साथ अभिक्रिया करते हैं, भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर से इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। बात समझ में आ गई क्या, ओ चिंतो चैंपियन। अगला, चलो जी अगला प्रश्न कह रहा है, सोडियम क्लोराइड, कौन है, सोडियम क्लोराइड के निर्माण में सोडियम परमाणु, जो सोडियम क्लोराइड NaCl का निर्माण होता है। आपको पता है धातु से ए धातु में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के द्वारा जो यौगिक बनता है उसे क्या कहते हैं, आयनिक यौगिक, क्या कहते हैं, आयनिक यौगिक। और सोडियम होता है बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक होता है, कितना होता है, एक होता है। इसके बाह्यतम कोश में कितने होते हैं, 7 होते हैं, कितने होते हैं, 7, कितने होते हैं जी, 7 होते हैं। जब आपको पता है धातु से, देखो सोडियम क्लोराइड के निर्माण में सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है, सोडियम परमाणु ग्रहण करता है, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। ये क्या करेगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, त्याग करेगा, तभी किसका निर्माण होगा, NaCl का, किसका निर्माण होगा, NaCl का निर्माण होगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्याग करता है, क्या करता है, सोडियम परमाणु त्याग करता है। यदि आपको पूछ ले क्लोरीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है। आगे अगला प्रश्न, मैग्नीशियम धातु की ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कैसी होती है। यदि मैग्नीशियम धातु की ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कैसी होती है, बहुत तेज अभिक्रिया होती है, ये अभिक्रिया नहीं करता है, ये केवल गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है, ये धमाके के साथ अभिक्रिया करता, बताओ। ये अभिक्रिया करता ही नहीं है। अरे मंकाका किसके अंदर स्नान करते हैं, गर्म पानी के अंदर स्नान करते हैं, गर्म के, ये अभिक्रिया नहीं करता है, अभिक्रिया ही नहीं करता है। ठंडे जल के साथ कौन करते हैं, केवल कानाकाका, कौन, कानाकाका करते हैं, कानाकाका। ठंडे जल के साथ कौन अभिक्रिया करते हैं, केवल कानाकाका। मैग्नीशियम करता है क्या, नहीं करता है, ये अभिक्रिया ही नहीं होगी बाबा, ठीक है रे बाबा, समझ में आ गया रे बाबा। अगला प्रश्न कहते हैं कि जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस उत्सर्जित करती है। जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस उत्सर्जित करती है। धातुएं, जैसे मान लो कैल्शियम धातु है या सोडियम धातु है, कोई भी धातु है, जैसे सोडियम धातु है, ठीक है, ये जल के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस मुक्त करती है, बताओ। कार्बन डाइऑक्साइड करेगी क्या, कहीं दिख रहा है आपको, नहीं, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं करेगी। क्या नाइट्रोजन करेगी, नहीं। करेगी क्या, नहीं। क्या ऑक्सीजन करेगी, नहीं। तो कौन सी गैस मुक्त करती है, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी धातुएं ठंडे जल के साथ अत्यधिक तीव्रता से अभिक्रिया करती है। कौन सी, मैग्नीशियम और लोहा, सोडियम और पोटेशियम, एल्यूमिनियम और जिंक, कॉपर और सिल्वर। बताओ कौन सी होगी, सोडियम और पोटेशियम, ये तीव्रता के साथ अभिक्रिया करती है ठंडे जल के साथ। आगे
अगला प्रश्न है, कह रहा है सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? सर्वाधिक अभिक्रियाशील तो होते हैं काना, काका, मांगे, आलू। सर्वाधिक क्रियाशील होती है सोडियम और पोटेशियम। कोई दिख रहा है क्या? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे अगला प्रश्न है कि पृथ्वी से खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी अशुद्धियों को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? गेंग कहते हैं। क्या कहते हैं? गेंग कहते हैं, गेंग कहते हैं, गेंग कहते हैं। अगला प्रश्न है मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं जैसे जिंक, आयरन, लेड प्रकृति में मुख्यतः किस रूप में पाई जाती है? किस रूप में पाई जाती है? श्वेत स्वतंत्र अवस्था में, ऑक्साइड या सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में, केवल क्लोराइड के रूप में, द्रव अवस्था में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। वो सल्फाइड अयस्क के रूप में भी रह सकती है और कार्बोनेट अयस्क में भी रह सकती है। बात समझ में आ गई क्या? चलो जी, अगला प्रश्न, आयनिक यौगिक किस स्थिति में विद्युत का चालन करते हैं? जो आयनिक यौगिक हैं, जो ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं, लेकिन जो गलित अवस्था में या जलीय विलयन में विद्युत का चालन करेंगे। अगला प्रश्न है जी आपके सामने, कार्बोनेट अयस्क कौन है? कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर, सीमित वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भर्जन कहते हैं क्या? नहीं कहते हैं, नहीं कहते हैं। निस्तापन, बिल्कुल निस्तापन कहा जाता है। कार्बोनेट अयस्क को अधिक ताप पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति या सीमित वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे अधिक ताप पर, तो उसी क्या कहेंगे? निस्तापन। ठीक है, अगला प्रश्न है सल्फाइड अयस्क को, किसको? सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? भर्जन कहते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है सिनेबार HgS सूत्र होता है सिनेबार का HgS। किसका अयस्क है? वो होता है मरकरी का, पारा का। किसका होता है? मरकरी का या पारा का। अगला नेक्स्ट प्रश्न है धातुओं की सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातु है जैसे काना, काका किस विधि द्वारा प्राप्त की जाती है? इन्हें शुद्धतम अवस्था में प्राप्त करने के लिए कौन सी विधि होती है? कार्बन के साथ अपचयन द्वारा, गलित अयस्क के विद्युत अपघटन से, और केवल गर्म करने पर निस्तापन द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी, किसके द्वारा? विद्युत अपघटन के द्वारा इसे प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है सीसा, जिसे क्या कहते हैं? लेड कहते हैं, और टिन, सीसा और टिन की मिश्र धातु सोल्डर की मिश्र धातु क्या होती है? लेड और टिन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? वो किया जाता है विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग करने के लिए। विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सोल्डर मिश्र धातु। ये किससे बनी होती है? लेड और टिन से। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, कह रहा है तांबा और जस्ता। देखो पीतल है, उसकी मिश्र धातु होती है पिताजी। तांबा वे जिंक, तांबा वे क्या होती है? जिंक। इसकी ट्रिक होती है पिताजी, यानी पीतल किसकी मिश्र धातु होती है? तांबा और जिंक की। तो तांबा और जिंक, ठीक है, मिश्र धातु को क्या कहते हैं? वो कहते हैं पीतल। क्या कहते हैं? पीतल कहते हैं। कांसा की मिश्र धातु क्या होती है? कॉपर और टिन। सोल्डर की लेड और टिन। ठीक है, अगला प्रश्न है यदि किसी मिश्र धातु में एक तत्व पारद है या मरकरी है तो इसे क्या कहते हैं? अमलगम कहते हैं। क्या कहते हैं जी? अमलगम कहते हैं। ठीक है, आगे स्टेनलेस इस्पात बनाने के लिए लोहे के साथ किन तत्वों को मिलाया जाता है? तांबा और सोना को मिलाया जाता है? नहीं मिलाया जाता है। निकल और क्रोमियम को मिलाया जाता है? बिल्कुल मिलाया जाता है निकल और क्रोमियम को। ये स्टेनलेस इस्पात के लिए आयरन होता है, क्रोमियम होता है, निकल होता है, मैग्नीज भी होता है। ये किसकी? स्टेनलेस इस्पात की मिश्र धातु होती है। ठीक है जी, चलिए अगला प्रश्न,
नेक्स्ट प्रश्न होता है कि भाई लोहे को जंग से सुरक्षित बचाने के लिए, लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर जिस्ते की या जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, यसद लेपन, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दो या दो से अधिक धातुएं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं जी, बताओ। वो कहते हैं, क्या कहते हैं, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? मिश्र धातु। क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं, एलॉय कहते हैं। अगला प्रश्न, विद्युत अपघटनी परिष्करण के दौरान एनोड के नीचे जमा होने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? एनोड के नीचे जमा होने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? एनोड पंख कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोड पंख कहा जाता है। ये लो, इसका आंसर बे होने वाला है। अगला प्रश्न कह रहा है तांबे, देखो ये तांबे की विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। जो अशुद्ध धातु को क्या बनाया जाता है? अशुद्ध धातु को एनोड बनाया जाता है। अशुद्ध धातु यानी इम्प्योर जो मेटल होती है उसको क्या बनाया जाता है? एनोड बनाया जाता है। और जो शुद्ध धातु है उसे क्या बनाया जाता है? कैथोड बनाया जाता है। ठीक है जी। चलिए अगला प्रश्न अपना आ रहा है, कह रहा है, क्या कह रहा है? मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है। जो मैग्नीशियम है इसका परमाणु क्रमांक 12 होता है। इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? मैग्नीशियम के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं यह आपको बात पता है तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जट से चपाक से उड़ा सकते हो। यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं यह आपको पता है तो इसका 1 मिनट में आप उड़ा सकते हो। बताओ कितने होते हैं? मैग्नीशियम के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 कहां दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर बे इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बे करेक्ट आंसर होने वाला है। यदि सोडियम का पूछ ले तो सोडियम का बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 होता है, तो ये ऑप्शन ए हो जाता है, ये सोडियम का। ठीक है, बात समझ आएगी क्या ये? चलो, आय हाय, चलो बेटे आगे। अगला है धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहते हैं? सहसंयोजी यौगिक कहते हैं क्या नहीं कहते हैं? क्या कहते हैं? आयनिक यौगिक। सहसंयोजी यौगिक दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी के द्वारा जो बंध बनता है उसे कहते हैं सहसंयोजी बंध। उसके द्वारा जो यौगिक बनेंगे उसे क्या कहेंगे? सहसंयोजी यौगिक। देखो यहाँ पर ये मैग्नीशियम धातु है, मैग्नीशियम और क्लोराइड है। 2 क्लोराइड है, 1 मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों ही क्या कर रहे हैं? एक क्लोराइड को क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रॉन प्रदान करते हैं। एक क्लोराइड को देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रदान कर रहे हैं और क्लोराइड के 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्यतम कोश में। इसका अष्टक पूरा हो जाता है, इसका भी पूरा हो जाता है और ये भी संतृप्त हो जाता है इलेक्ट्रॉन को त्याग करके। अगला प्रश्न कह रहा है क्लोरीन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है? क्लोरीन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई? 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। इसे अष्टक पूरा करने के लिए कितना चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन। कितना चाहिए भाई? 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। ठीक है, ओ मक्खी अपने घर पे फिर यहाँ क्या कर रही है तुम? अगला, आयनिक यौगिकों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इनका गलनांक व क्वथनांक क्या होता है? उच्च। राइट बात है क्या? राइट बात है। ये सामान्यतः जल में क्या होते हैं? घुलनशील। राइट बात है। ये ठोस अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। गलत है। चल, विद्युत का चालन थोड़ी करते हैं, गलित अवस्था में करते हैं। ऑप्शन नंबर 6 इसका करेक्ट आंसर। ये प्रकृति में भंगुर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक का उदाहरण है? आयनिक क्या जल है? आयनिक यौगिक है क्या? नहीं। कहा CH4 नहीं है क्या? नहीं। ऑप्शन नंबर 6 करेक्ट आंसर होने वाला है MgCl2, या यहाँ पर कहते हैं NaCl आयनिक यौगिक है, या कहते हैं आपको LiCl कैसा है? आयनिक। मैग्नीशियम ऑक्साइड आयनिक। ठीक है जी। चलो अगला प्रश्न है, कह रहा है सोडियम ऑक्साइड Na2O के निर्माण में
ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं? जो Na2O होता है, ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जी? बाह्यतम कोश में 7 होते हैं कि 6 होते हैं? चलो 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। सोडियम के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 होते हैं। और ये अपना ऑक्सीजन अष्टक पूरा करने के लिए दोनों से कितना इलेक्ट्रॉन ले लेगा? एक एक ले लेगा। कितना ले लेगा? एक एक। क्या ले लेगा? एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो कितने लेगा ऑक्सीजन? 2 इलेक्ट्रॉन। कितने लेगा? 2। और क्या बना लेगा? Na2O। ठीक है, आगे अगला प्रश्न है एथेनॉल सोडियम के साथ। एथेनॉल है जो सोडियम के साथ, जो एथेनॉल होता है C2H5OH, ये सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है। सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्सर्जित करता है? कौन सी गैस करेगा उत्सर्जित भाई? कौन सी गैस उत्सर्जित करेगा? हाइड्रोजन गैस। कौन सी? हाइड्रोजन गैस। ONA, ये सोडियम एथोक्साइड बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। समझ में आ गई ये बात? चलो अगला प्रश्न है अगला प्रश्न एथेनोइक अम्ल का 3 से 4% विलयन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? एस्टर सिरका। क्या कहलाता है? सिरका कहलाता है। सिरका कहलाता है। ठीक है, आगे साबुन के अणु में जल विरागी, एक तो होता है जल रागी सिरा। जल के अंदर घुलनशील सिरों को क्या कहते हैं? जल रागी। जल के अंदर अघुलनशील सिरों को क्या कहते हैं? जल विरागी। तो जल विरागी कौन सा सिरा होता है? आयनिक सिरा होता है क्या? नहीं, आयनिक सिरा तो कैसा होता है? जल रागी। आगे लंबी कार्बन श्रृंखला वाला सिरा होता है, वो कैसा होता है? जल विरागी। आगे एस्टर की गंध कैसी होती है? जो एस्टर होता है उसकी गंध कैसी होती है? मीठी। कैसी होती है? मीठी। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इत्र बनाने में। कहाँ किया जाता है? इत्र बनाने में। ये किताब की लाइन है। आगे मिशेल संरचना का निर्माण सफाई प्रक्रिया के दौरान किस भाग के चारों ओर होता है? क्या पानी अणु के चारों ओर? नहीं जी। नमक के दानों के चारों ओर? नहीं जी। तेल या गंदगी मेल की बूंद के चारों ओर। मेल की बूंद के चारों ओर ये होता है। अगला प्रश्न कह रहा है एथेनॉल को 443 केल्विन 443 केल्विन ताप पर सांद्र H2SO4 अम्ल के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? क्या प्राप्त होता है? वो होता है एथीन। क्या प्राप्त होता है? एथीन प्राप्त होता है। एथीन। अगला है समजातीय श्रेणी के दो उत्तरोत्तर सदस्यों के बीच आणविक द्रव्यमान में कितना अंतर होता है? CH2 का अंतर होता है जिसका 12 + 2 कितना हो जाएगा? 14 यूनिफाइड अंतर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की प्रक्रिया किस उत्प्रेरक की उपस्थिति होती है? वो होती है निकल या पैलेडियम उत्प्रेरक। निकल या पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है। अगला सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मीथेन और क्लोरीन की अभिक्रिया से जो मीथेन होती है CH4 और क्लोरीन, ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाएगा? क्लोरोमेथेन और साथ में क्या होगा? HCl अम्ल। तो ये कौन सी अभिक्रिया होती है? संकलन अभिक्रिया होती है क्या? प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है क्या? ऑक्सीकरण या देन? कौन सी अभिक्रिया होती है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होती है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है वनस्पति तेलों को स्वास्थ्यवर्धक क्यों माना जाता है? क्योंकि इनमें संतृप्त वसा अम्ल होते हैं। ये प्रश्न आपके लिए है, ये होमवर्क प्रश्न है। अगला देखो, एल्डिहाइड समूह के लिए किस अनुलग्न का होता है? एल्डिहाइड के लिए अनुलग्न कौन सा होता है भाई? एल होता है। क्या होता है? एल होता है। और कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए क्या होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए क्या होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए क्या होता है भाई? ओइक अम्ल। क्या होता है? ओइक अम्ल होता है। कीटोन के लिए क्या होता है? ओन किसके लिए होता है? कीटोन के लिए। किसके लिए? कीटोन के लिए। ओल किसके लिए होता है? एल्कोहल के लिए। किसके लिए? एल्कोहल के लिए। तो इसका कहां आंसर होने वाला है? एल्डिहाइड के लिए एल। ऑप्शन नंबर से। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है एथेनॉल को एथेनोइक अम्ल, एथेनॉल होता है CH3CH2OH, इसको एथेनोइक अम्ल में बदलने के लिए सारिक KMnO4 को क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है सारिक KMnO4। जो सारिक KMnO4 होता है पोटेशियम पर मैग्नेट,
या अम्लीय K2Cr2O7, इन्हें कहा जाता है ऑक्सीकारक। क्या कहा जाता है? ऑक्सीकारक। क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक। ये दूसरे का ऑक्सीकरण करते हैं, स्वयं का क्या करते हैं? अपचयन। नेक्स्ट, फुलरीन की संरचना किस वस्तु के समान होती है? वो जियोडिक आकार की होती है, फुटबॉल के समान होती है, इस कारण इसे क्या कहते हैं? बंकी बॉल भी कहते हैं। अगला, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? 0.02, 0.03 या 0.21? कितनी होती है कार्बन की मात्रा? 0.03। ठीक है, आगे नेक्स्ट प्रश्न है, कार्बन द्वारा एक ही तत्व के परमाणु के साथ लंबी श्रृंखला बनाने की अद्वितीय गुण को कहते हैं? कार्बन के साथ मिलकर एक दीर्घ श्रृंखला का निर्माण करते हैं, जिसे क्या कहते हैं? श्रृंखलन कहते हैं। आगे अगला प्रश्न है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक क्यों होता है? क्यों होता है जी? क्योंकि इसमें कार्बन का प्रत्येक परमाणु 4 अन्य परमाणु से जुड़ा होता है। चल हट। क्योंकि इसमें कार्बन का प्रत्येक परमाणु केवल 3 अन्य परमाणु के से जुड़ा होता है, जिसे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। 4 से जुड़ेगा तो वो संतृप्त हो जाएगा, संतुष्टि हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप है? एक है सुदृढ़ त्रिआयामी संरचना बनाता है और सर्वाधिक कठोर होता है, वो होता है हीला। कौन होता है? हीला। हीला आपको पता है TiR के कारण क्या करता है? चमकता है। इसका सर्वाधिक क्या होता है? अपवर्तनांक। सर्वाधिक अपवर्तनांक होता है, वो कितना होता है? 2.4 अपवर्तनांक होता है। इस कारण हीला क्या करता है? चमकता है। ठीक है, कार्बन की परमाणु संख्या 6, इसके बाहरी कोश में जो कालू होता है कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है? 6 होता है। कितना होता है? 6। परमाणु भार कितना होता है? परमाणु भार कितना होता है? 12 होता है। ठीक है, और इसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो कितने होते हैं जी? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलो नेक्स्ट प्रश्न, दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाले बंध को क्या कहते हैं? आयनिक बंध। ना जी, कौन सा कहते हैं? सहसंयोजी बंध। और इसके द्वारा जो यौगिक बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सहसंयोजी यौगिक। एथेनोइक अम्ल और एथेनॉल की अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया से क्या बनता है? देखो, एथेनॉल एक तो होता है एथेनोइक अम्ल CH3COOH प्लस C2H5OH। अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में H प्लस या H2SO4 कुछ भी अम्ल उत्प्रेरक लो, इसकी उपस्थिति में क्या बनेगा? एस्टर बनेगा। और यहाँ से देखो, ये H यहाँ से निकलेगा, ये OH, तो CH3C2H5 ये बनेगा एस्टर, और यहाँ पर H2 होगा। ये क्या होगा? इसे कहते हैं एस्टर। क्या कहते हैं? एस्टर का निर्माण होगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न, विकृत एल्कोहल है किसे कहते हैं? शुद्ध एथेनॉल को? नहीं जी, एथेनॉल जिसमें नीले रंग का रंजक और मेथेनॉल और जैसा जहरीला पदार्थ मिला हो, या इसके अंदर पिरिडीन भी हो सकता है। क्या हो सकता है? पिरिडीन। ठीक है, अगला नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोपेनॉन। जो प्रोपेनॉन है उसके अंदर कौन सा प्रक्रियात्मक समूह? देखो, प्रोपेनॉन पीछे ओन लगा हुआ है, ओन के कारण इसी के अंदर कौन सा प्रक्रियात्मक समूह है? कीटोन। कौन सा है? कीटोन है। ऑप्शन नंबर बी का करंट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट, एस्टर का जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उपचार किया जाता है, देखो, जब एस्टर होता है CH3COO2H5, इसका पुनः NaOH के साथ अभिक्रिया की जाती है, तो ये क्या बनेगा? बताओ क्या बनेगा? तो ये बनेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? साबुनीकरण। क्या कहते हैं? साबुनीकरण कहते हैं। चल कहाँ गया रे? चलो जी, ये आज के अपने प्रश्न हो चुके कंप्लीट। ओके, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।